2017 में देश भर में इफ्को का स्वर्ण जयंती उत्सव मनाया गया। अवस्थी ने इसके सिलसिलेवार कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 125 से अधिक स्थानों का दौरा किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्थानीय विशिष्ट मुद्दों को शामिल करते हुए पिछले 50 वर्षों में इफ्को की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सहकारिता और इफ्को की दृष्टि से सबको अवगत कराते हुए हर जगह किसानों को बताया कि किस तरह वे अपने जीवन और आजीविका को बेहतर बना सकते हैं। पटना के प्रसिद्ध गांधी मैदान के समीप स्थित श्री कृष्ण स्मृति सभागार में किसान सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, इफ्को की शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई थी। शुरू में जब इफ्को की बात होती थी तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि सहकारिता में कुछ सार्थक हो सकता है। मुझे याद है जब मैं कोई सुझाव देता था तो लोग कहा करते थे, अरे आप क्या बात करते हैं, आप लोग तो सहकारिता वाले हैं, खा पी कर निकल जाएंगे। हमने उनकी इस आशंका को गलत सिद्ध कर दिया। इफ्को का उदाहरण आज सबके सामने है। इफ्को की शुरुआत 5 लाख रुपये और 57 सहकारी समितियों से हुई थी। आज इफ्को की अपनी 50,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है। आपने जो 425 करोड़ रुपये हमें दिए थे, उसी पूंजी से यह 50,000 करोड़ रुपये की संपत्ति संभव हुई है। यह आपकी संपत्ति है, हम इसके संरक्षक मात्र हैं। इफ्को में हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप इतने पीछे छूट जाएंगे कि आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है। इसमें गति है, ये तेज संचार का युग है, इसमें संवाद है। यदि हम कोऑपरेटिव में आज भी फाइल बगल में दबा के चलेंगे तो हमारी कोऑपरेटिव नहीं चलेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और हमने ये बीड़ा उठाया है। इफ्को ने ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने 50वें वर्ष में अपनी हर सहकारी समिति को और उस सहकारी समिति के हर सदस्य को इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे। ये प्रक्रिया सरल है। यदि आप अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार नंबर देते हैं तो आप कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अभी हमारे पास 36,000 सदस्य समितियां हैं। बहुत जल्दी इनकी संख्या बढ़कर 50,000 हो जाएगी, यानी हमारे प्लेटफॉर्म से 5 करोड़ लोग जुड़े होंगे। इसकी सहायता से आप अपना उत्पाद देश के किसी भी हिस्से में ग्राहकों को उचित कीमत पर बेच सकते हैं। आपको अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि आपके लाभ का बड़ा हिस्सा बिचौलिए ले लेते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको बिचौलियों से बचाता है। इस दिशा में हमने अपना प्रयास इस विश्वास के साथ शुरू किया है कि हमें आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा और हम सफल होंगे। इफ्को रासायनिक खाद बनाने की कंपनी है, लेकिन हम रासायनिक खाद के अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ हैं। आप जो यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उससे आपकी जमीन खराब हो रही है। इसलिए आप यह निर्णय अवश्य करें कि आपको यूरिया का प्रयोग 25% कम करना है। पहले अगर आप अपने खेतों में 4 बोरी यूरिया डालते थे तो अब 3 बोरी ही डालें और उस चौथी बोरी की जगह आप जैविक खाद का इस्तेमाल करें। आपका पैसा भी बचेगा और पानी भी कम लगेगा। एक और चीज है जिसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, वह है हमारा पर्यावरण। आज ग्लोबल वार्मिंग एक ज्वलंत समस्या है। हमारे यहाँ बेमौसम बारिश होती है। फसल बुवाई के समय हमारे यहाँ तापमान अधिक होता है। जब बारिश की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती। किसानों पर इसका प्रभाव बहुत गंभीर होता है, लेकिन इससे बचने का हमारे पास एक उपाय है। हमारे देश में एक पेड़ है, नीम का पेड़, जो इस दुनिया का सबसे नायाब पेड़ है। इसमें असाधारण शक्तियां हैं। पिछले साल 2015 से 16 पूरे देश में हमने 13 लाख नीम के पौधे लगवाए। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को बड़ा फायदा हुआ। हमने पौधे खरीदे तो किसानों को उससे आमदनी हुई। फिर ये पौधे हमने सब जगह बांटे और लोगों से पौधे लगवाए तो लोगों को रोजगार मिला। अब हमने यह व्यवस्था भी की है कि निबोली कहीं भी आपको मिले तो आप उसको अपने नजदीक के हमारे किसी ऑफिस में दे दीजिए। आपको 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तुरंत चेक मिल जाएगा। इस साल हमने 26 लाख नीम के पौधे लगाने का फैसला किया है, जिसके लिए हम आपको निःशुल्क पौधे देंगे। उनको लगाइए जरूर। बस इतना कीजिएगा कि उनका अपने बच्चे सा ख्याल रखिएगा। आपको साफ हवा मिलने लगेगी, निबोली से आपकी आमदनी बढ़ेगी और पर्यावरण में जो गर्मी है वह कम होगी। पर्यावरण अच्छा होगा, बरसात अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। अपने प्रत्येक भाषण के दौरान अवस्थी ने एक संरक्षक की तरह सलाह दी, एक अभिभावक की तरह समझाया और एक दोस्त की तरह व्यवहार किया। जब भी उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया तो लोगों ने खड़े होकर ताली बजाते हुए उनका सम्मान किया। इन भाषणों से भारत के किसानों के साथ अवस्थी के गहरे लगाव और आत्मीयता का पता चलता है। उनकी भलाई के लिए अवस्थी की चिंता वास्तविक है। किसानों तक उनकी पहुंच व्यवहारिक है और उनके भविष्य के लिए उनकी दृष्टि भरोसेमंद है, जिसे और बेहतर करने के लिए वे सतत प्रयत्नशील हैं।
किसानों को खुशहाल बनाना वे अपना दायित्व मानते हैं, इसलिए अवस्थी किसानों के सच्चे हितैषी हैं। 3 प्रियजनों का विछोह। वर्ष 2011 इफ्को और अवस्थी दोनों के लिए कठिन रहा। इस साल एक के बाद एक उनके 3 प्रियजनों की मृत्यु हो गई। सबसे पहले जनवरी महीने में इफ्को के तत्कालीन चेयरमैन सूर्यधर जाखड़ की मृत्यु हुई। वे अपनी पिस्तौल साफ कर रहे थे कि अचानक गोली चल गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर अप्रैल में कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष एन.के. भारद्वाज का निधन हो गया। वे हेड ऑफिस में एक बैठक में थे कि अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। तीसरी त्रासदी अक्टूबर में हुई जब प्रसिद्ध साहित्यकार और अवस्थी के श्वशुर श्रीलाल शुक्ल का निधन हो गया। अवस्थी कहते हैं, तीनों के साथ मेरे आत्मीय संबंध थे। जब मैं उन्हें याद करता हूं तो मुझे एक खालीपन का एहसास होता है, लेकिन बस इतना ही। मैं आशावादी हूं, हमेशा आगे देखता हूं। जाखड़ के निधन से उन्हें लगा जैसे परिवार का कोई सदस्य हमेशा के लिए चला गया। उनकी सोच अवस्थी से मेल खाती थी। वे एक अच्छे कृषि विशेषज्ञ थे। उनका दिल हमेशा किसानों के लिए धड़कता था। जाखड़ और अवस्थी ने एक साथ कई परियोजनाओं पर काम किया था। उनका जाना संस्था के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनके न रहने से भारत ने किसानों का एक बड़ा पक्षधर और सहकारी नेता खो दिया। एन.के. भारद्वाज को याद करते हुए अवस्थी बताते हैं, भारद्वाज इफ्को में सबके चहेते थे। वे हेड ऑफिस यूनियन के अध्यक्ष तो थे ही, वे इफ्को की सभी यूनियनों के चीफ कोऑर्डिनेटर भी थे। इफ्को के हर व्यक्ति के मन में उनके लिए बहुत सम्मान था। उनके नाम पर फूलपुर में एक उद्यान का नाम रखा गया है। अपने श्वशुर श्रीलाल शुक्ल के बारे में अवस्थी का कहना है कि पाठक के रूप में वे श्रीलाल शुक्ल के प्रशंसक नहीं थे। उन्होंने उनकी किताब राग दरबारी केवल इसलिए पढ़ी थी कि उनकी मां और बड़ी बहन ने उन्हें इस पुस्तक के बारे में बताया था। हल्की मुस्कान के साथ अवस्थी कहते हैं, मैंने सोचा कि वे मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उनके आने से पहले मैं उनकी किताब तो पढ़ लूं। अवस्थी केवल 2-3 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद बड़े भाई डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी ने पिता की भूमिका निभाई, लेकिन उनका भी प्यार और संरक्षण ज्यादा दिन नहीं मिल सका। वे भी असमय दुनिया से चले गए। अवस्थी कहते हैं, बड़े भाई के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उनकी मृत्यु से उपजी शून्यता को श्रीलाल जी ने अपने स्नेह से भर दिया। 40 वर्षों का उनका सान्निध्य पाकर मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। पापा श्रीलाल शुक्ल के साथ मेरा एक बेहद यादगार रिश्ता बना था। उन्होंने मुझे कई तरह से प्रभावित किया। 1983 में अवस्थी को मलेशिया में एक मेथनॉल संयंत्र में महाप्रबंधक के रूप में नौकरी का प्रस्ताव मिला था। वेतन आकर्षक था, $10,000 प्रति माह। अवस्थी की मां और पत्नी दोनों उस नौकरी के पक्ष में नहीं थीं। अवस्थी बताते हैं, पापा मम्मी भी तब हमारे यहाँ आए थे। बातचीत में पापा ने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा जिसका अर्थ है, वो संपत्ति किस काम की जिससे आवश्यकता पड़ने पर रिश्तेदार और दोस्त लाभान्वित न हो सके और जिसे देखकर दुश्मनों को जलन न हो। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा और मैंने इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचा। आज अवस्थी समझ रहे हैं कि श्रीलाल शुक्ल की सलाह के आधार पर लिया गया उनका निर्णय उनके लिए, समाज के लिए, कृषक समुदाय के लिए और देश के लिए कितना अच्छा रहा। एक बार उनके श्वशुर ने कुछ दार्शनिक ढंग से सवाल किया कि देश का कानून किस भाषा में काम करता है कि देश की किसी अदालत में खड़े अभियुक्त को अपने विरुद्ध या अपने बचाव में कही गई बातों का एक भी शब्द समझ में नहीं आता है। सुनवाई के दौरान या सुनवाई समाप्त होने से लेकर अंतिम निर्णय के समय तक सारी कार्यवाही जिस भाषा में होती है उससे वह पूरी तरह अनभिज्ञ होता है। इस नीतिगत सवाल ने अवस्थी को सोच में डाल दिया। वे बताते हैं, शायद ये हमारे प्यारे देश में सबसे बड़ी कमी है। इफ्को में कृषि पोर्टल तैयार करते समय मेरे दिमाग में ये प्रश्न लगातार घूम रहा था। इसलिए हम किसान को उसकी भाषा में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। एक अन्य अवसर पर श्रीलाल शुक्ल ने पूछा, गरीबों के लिए लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र में उनका क्या फायदा है? अवस्थी कई दिनों तक यही सोचते रहे कि लोकतंत्र में देश के आम आदमी को, किसान को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि इफ्को को एक सामान्य बीमा कंपनी बनानी चाहिए और गरीब किसानों को संस्था से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अवस्थी बताते हैं, यही कारण है कि अवसर मिलते ही सबसे पहले इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई। हमने संकट हरण बीमा योजना शुरू की, जिसमें किसान को एक बोरी खाद खरीदने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। इस योजना से करोड़ों किसानों को निःशुल्क बीमा का लाभ मिल रहा है। संकट हरण बीमा योजना की शुरुआत के कुछ दिनों बाद हमारी केंद्र सरकार ने 2 लाख की बीमा सुरक्षा 12 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से शुरू की। अभी जनधन खाते में सरकार ने 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी है।
इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अन्य कई जमीनी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। अपने श्वसुर की मृत्यु के साथ अवस्थी ने एक मार्गदर्शक और दुख सुख का साझीदार खो दिया। एक के बाद एक इन 3 मौतों ने अवस्थी को मृत्यु की अवश्यंभाविता व जीवन की क्षणभंगुरता के प्रति अधिक सचेत बना दिया। नूतनता का स्वागत। इफ्को में 1 जनवरी यानी साल का पहला दिन खास होता है। उस दिन कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के अवस्थी से मिल सकता है। कोई भी उनके कक्ष में जा सकता है, उनसे बात कर सकता है और उन्हें अपनी समस्याएं बता सकता है। इफ्को की परंपरा के अनुसार नए साल के प्रथम दिन अवस्थी अपने कर्मचारियों को संबोधित करते हैं। 1 जनवरी 2018 का दिन खास था क्योंकि अवस्थी 3-4 साल के अंतराल के बाद नए साल के दिन कार्यालय आए थे। यूनियन के नेताओं और इफ्को कर्मचारियों की सभा को संबोधित करते हुए वे अपनी स्वर्ण जयंती यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे सबको नए वर्ष की बधाइयां देते हैं, फिर अपना भाषण शुरू करते हैं। 1 साल बीतता है, दूसरा साल शुरू होता है। इस बीतने और शुरू होने के बीच एक कड़ी होती है, और वह कड़ी होती है हम लोगों का संकल्प, हमारा प्रयास और लगातार उस संकल्प पर काम करने की इच्छा। यह इच्छाशक्ति ही है जो किसी देश को, किसी समाज को और किसी संस्था को ऊंचाई की तरफ ले जाती है। जो भी हमारा विकास हुआ है, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, सभ्यता के रूप में हो, देश के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, सारे विकास के पीछे प्रेरणा की एक कड़ी रहती है जो हमको जोड़े रहती है और हम उसे बेहतर बनाते रहते हैं। हर कोई वर्तमान में त्याग करके भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। उसी तरह हम देखें तो वर्ष 2017 हमारा 50वां वर्ष था। 50वें वर्ष के बाद हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हमें ये देखना है कि किस तरह हम संस्था को और संस्था के माध्यम से अपने देश को, समाज को क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है। 50 वर्ष पहले जब हमने अपनी यह यात्रा शुरू की थी, उस समय जिस तरह हम अपने संयंत्रों थे उनको चलाते थे और जिस तरह हम मार्केटिंग करते थे, उसमें लगातार सकारात्मक परिवर्तन होते रहे हैं। लेकिन हर बार इतिहास अपने को दोहराता है, वे चीजें वापस आती हैं, पर उनका स्वरूप नया होता है। हमें ध्यान में रखना है कि यह जो युग है, जो 21वीं सदी है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की सदी है। इस सदी में आपकी प्रतियोगिता मशीन से होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। अभी प्रतियोगिता मनुष्य से मनुष्य के बीच है। आने वाले दिनों में आपके सामने जो खड़ा होगा, जो आपको चैलेंज कर रहा होगा, वो मनुष्य नहीं होगा। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं और से आ रहा होगा। एक बड़ा भारी चैलेंज आने वाला है बड़ी संस्थाओं में और खासकर उन देशों में जहां की जनसंख्या ज्यादा है। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि सऊदी अरब 26,000 वर्ग किलोमीटर के एक इलाके को विकसित कर रहा है। उस जगह का नाम अकाबा है। ये बेहद संवेदनशील जगह है। यहाँ इजरायल, इजिप्ट, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब के बॉर्डर मिलते हैं। वहां वे 26,000 वर्ग किलोमीटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस हब विकसित कर रहे हैं नियोम के नाम से। यहाँ की सारी व्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चालित रोबोट्स द्वारा की जाएगी। ऊर्जा की जितनी खपत होगी वो अपरंपरागत स्रोतों से पूरी की जाएगी। फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल, गैस का कोई उपयोग नहीं होगा। उनका यह एक प्रयोग है। इसमें वे $500 बिलियन निवेश कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं कि हमें मानव संसाधन को विकसित करना है, लेकिन उनके यहाँ समस्या दूसरी है। उनके यहाँ आबादी कम है, एरिया ज्यादा है। वे नहीं चाहते हैं कि बाहर से लोग आएं और उनका काम करें। हर देश अपने को आत्मनिर्भर बना रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो या इंडिया हो। हम इंडिया में मेक इन इंडिया कहते हैं तो अमेरिका भी बोलता है मेड इन अमेरिका। तो हमें क्या करना होगा कि हमारी प्रासंगिकता बनी रहे, हम प्रतियोगिता में बने रहें। स्वर्ण जयंती अभियान के दौरान मैं लगभग 2 लाख किसानों से मिला। जिससे मैंने बात की, सबने यही कहा कि पैदा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बेचे कहाँ। इतने सालों के बाद भी हम वो बाजार नहीं बना सके जो उनको निर्बाध आमदनी दे पाए। जब मैं उनकी यह बात सुनता हूं और दूसरी तरफ अपने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ता हूं तो मुझे बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। हमारे देश के किसान दूसरे कई देशों के किसानों से अच्छे हैं, और यदि वे ये बोलते हैं कि किसी तरह हमारा माल बेचने का इंतजाम कर दीजिए तो ये हमारी व्यवस्था में बहुत बड़ा दोष है। हमने अपनी व्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं किए। 1947 में हमें आजादी मिली, उससे पहले बंगाल में अकाल पड़ा था। लोगों ने अन्न की जमाखोरी की थी। जब दाम बढ़े तो उसको कोई खरीद नहीं सकता था। लाखों लाख लोग मरे उसमें। वो व्यवस्था समाप्त की गई, मंडी लाई गई। सरकारी मंडियां शुरू हुई कि सरकार खरीदेगी। फिर उन सरकारी मंडियों में हमने एजेंट लगा दिए।
एजेंटों ने फिर वही काम शुरू कर दिया, एक दूसरे तरीके से। उसके बाद उसको हमने डिजिटल तरीके से खरीदना नहीं शुरू किया। हमने सब्सिडी शुरू की, लेकिन उस सब्सिडी में हम डिजिटल व्यवस्था नहीं लाए। सही आदमी को सब्सिडी नहीं मिली। सब्सिडी उनको मिलती रही जिनको उसकी आवश्यकता नहीं थी या उनको जो उस व्यवस्था में शामिल होकर उससे लाभ कमाने लगे। इससे व्यवस्था में अव्यवस्था आ गई। हम लोगों ने इफ्को में लगातार यही प्रयास किया है कि हम हर समय व्यवस्था को उस तरह बदलते रहें जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग उस समय थे जब मैंने यहां 1993 में ज्वाइन किया था। 1986 से 1993 के बीच मैं दूसरी संस्था का चेयरमैन रहा। जब मैं वापस यहां आया तो देखा कि हमारे यहां अब भी वही व्यवस्था चल रही है, वही टेलेक्स है, वही पुराने वाले टाइपराइटर चल रहे हैं। कोई नई व्यवस्था नहीं है। आज यदि उसी व्यवस्था में हम होते तो कहां होते? आप सब लोगों ने नई व्यवस्था बनाई। हम लोग उस व्यवस्था को जरूरत के मुताबिक बदलते गए। आप लोग वही लोग हो जो इस नई व्यवस्था में आए। अभी कुछ दिन पहले मैं इफ्को टोक्यो गया था। मैंने वहां डिजिटल ग्रुप से कहा कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, आप लोग जरा पॉलिसी बेचकर देखो। उन्होंने 3 महीने में 80 करोड़ की पॉलिसी बेची। उनका खर्चा आया 4%। जो परंपरागत तरीके से पॉलिसी बेचते हैं उनका खर्चा आता है 26%। ये जो 22% का अंतर है उससे पॉलिसी की कीमत में अंतर आएगा। उपभोक्ता उनके पास जाएंगे जिनकी पॉलिसी की कीमत कम होगी। आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि अमेज़न बीमा के क्षेत्र में आने की सोच रहा है। अब अगर अमेज़न बीमा के क्षेत्र में आ जाएगा और कार का बीमा करने लगेगा तो आप किसकी पॉलिसी खरीदोगे? जाहिर है उसका, जिसका प्रीमियम कम होगा। फिर आप कहेंगे कि वो सर्विस कैसे देंगे? सर्विस को वे आउटसोर्स कर लेंगे। इसलिए हमें सदैव सजग रहना है। हमें हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना है। हमारे सारे संयंत्र अच्छी स्थिति में हैं। मार्केटिंग को और चुस्त करना है। वितरण प्रणाली को और चुस्त करना है। डिजिटल मार्केटिंग में आना है। इफ्को बाजार को मजबूती से स्थापित करना है। IFFDC बीज के उत्पादन में बहुत अच्छा काम कर रही है। बीज का उत्पादन बढ़ाना है। कृषि रसायन में हम लोग ब्लैक मार्केटिंग को रोकने में सफल रहे हैं। वहां हमें अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करना है। हमारे सामने चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। हम साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे और साथ मिलकर अवसरों को अपने पक्ष में करेंगे और प्रगति करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सानंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्थी का भाषण लगभग 20 मिनट तक चला। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया गया। उनके भाषण में प्रबंधन की सीख थी, अभिभावक की सलाह थी और थी भविष्य के बाजार की झलक। अवस्थी स्पष्ट रूप से भविष्य का खाका तैयार कर रहे थे। जो लोग उनकी दृष्टि के साथ तालमेल बिठा सकते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं कर सकते उनकी मदद करने की आवश्यकता है। यही संदेश वे अपने हितधारकों को दे रहे थे। स्वदेशी तकनीक पर जोर। भारत दुनिया में उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन भारतीय उर्वरक उद्योग अब भी आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। यह एक विसंगति है जो अवस्थी को सोचने पर मजबूर करती है। अवस्थी इस विसंगति की एक सरल व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और इसे दूर करने के लिए उनके पास कुछ ठोस उपाय भी हैं। अवस्थी इस तथ्य से अनजान नहीं है कि ज्यादातर भारतीय कंपनियां शोध, अनुसंधान और विकास R&D के मद में बिल्कुल भी निवेश नहीं है। वे उन्हीं तकनीकों से खुश हैं जिन्हें वे विदेश से खरीद सकती हैं। अवस्थी कहते हैं, हमारे देश में विदेश यात्रा करने की इच्छा इतनी अधिक है कि लोग नहीं चाहते कि हमारी अपनी तकनीक विकसित हो। हम अपने लोगों की तुलना में विदेशी पेशेवरों को कई गुना अधिक भुगतान सिर्फ इसलिए करते हैं कि इस व्यवस्था में विदेश यात्रा करने के अवसर मिलते हैं। अवस्थी का मानना है कि अगर विदेश जाने का अतिशय मोह नहीं होता तो हमने बहुत पहले ही स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली होती। वे कहते हैं, उर्वरक उद्योग में प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण के लिए PDIL प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड सबसे उपयुक्त संस्था थी, लेकिन PDIL कैटेलिस्ट बनाने का काम करने लगी और अन्य कई तरह के काम भी करने लगी। अवस्थी का मानना है कि PDIL को एक मजबूत प्रौद्योगिकी समूह बने रहना चाहिए था और वहां के लोगों को अच्छी तनख्वाह दी जानी चाहिए थी। उन्होंने एक बार सरकारी अधिकारियों को ये सुझाव दिया था कि PDIL जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों से सरकार को अपना नियंत्रण हटा लेना चाहिए। उसके बदले उर्वरक उद्योग की कंपनियां उसकी इक्विटी का अधिग्रहण करें और PDIL सारी प्रौद्योगिकी हासिल करके उर्वरक उद्योग के साथ मिलकर काम करे। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए ये सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी तरीका होता, लेकिन सरकार को यह विचार पसंद नहीं आया। वे अफसोस जताते हैं कि सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान नहीं देती।
लंबे समय तक आईएफए के महानिदेशक रह चुके लुक मान भारतीय उर्वरक उद्योग की दक्षता और सुरक्षा प्रतिमानों की सराहना करते हैं। वे कहते हैं, सुरक्षा, दक्षता और आउटपुट के मामले में ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक इकाइयों में से एक है। आप कलोल के संयंत्र को देखिए। ये संयंत्र 40 साल पुराना है। यह विस्तार और परिचालन में बेजोड़ है और एक नए संयंत्र जैसा लगता है। इसका रखरखाव बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अच्छे तकनीकी लोग काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भारतीय इंजीनियरों में कोई कमी नहीं है। जिस तरह संयंत्र चलाए जा रहे हैं उसमें भी कोई खामी नहीं है, लेकिन भारत अब भी भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात करता है। उनका मानना है कि यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उर्वरक उद्योग संबंधी नीतिगत सुधार। अपने पेशेवर जीवन का अधिकांश हिस्सा अवस्थी ने उर्वरक उद्योग में बिताया है, जो सरकारी नियंत्रणों से जकड़ा रहा है। इतने लंबे समय तक ऐसे औद्योगिक परिवेश में काम करने के बाद अवस्थी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार को व्यवसाय के काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि सरकारी तंत्र व्यवसायों को फलने फूलने में मदद नहीं करता है, क्योंकि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों में अक्सर यह समझ नहीं होती कि व्यापार कैसे किया जाता है। एक प्रतिबद्ध व्यवसायी सरीखे उत्साह के साथ वे जोर देकर कहते हैं, सरकार का काम देश में कानून व्यवस्था लागू करना है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना है, मुद्रा की देखभाल करना है। सरकार का काम शासन है, व्यवसाय नहीं उसको शासन तक ही सीमित रहना चाहिए। जीवन भर सरकार के साथ काम करने के बावजूद महत्वपूर्ण व तात्कालिक निर्णयों के समय अवस्थी सदैव एक विशिष्ट नजरिया अपनाते रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने एक विशेष अंतर्दृष्टि अर्जित की है, जो कम लोगों के पास है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ एक सिस्टम, एक व्यवस्था है। बकौल अवस्थी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस व्यवस्था को जीवंत बनाते हैं। अतः समर्थन, विरोध या उदासीनता वहां कार्यरत लोगों पर निर्भर रहती है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनसे मुझे असाधारण समर्थन मिला है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो मददगार नहीं थे, और साथ ही ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो बिल्कुल उदासीन थे। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरी पहल का विरोध किया और बिना वजह बाधाएं खड़ी की। जिस तरह आप जीवन में सभी तरह के लोगों से मिलते हैं, उसी तरह आप अपने कारोबार के अलग अलग चरण में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। उदाहरण, सफलता छोटी हो या बड़ी, उसके साथ संघर्ष और कठिनाइयां हमेशा जुड़ी रहती हैं। ऐसे गिने चुने लोग होंगे जिन्हें कामयाबी की राह में प्रतिकूल परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना न करना पड़ा हो। अवस्थी इसके अपवाद नहीं है। जुलाई 2019 से मई 2021 के दौरान उनके आवास और इफ्को कार्यालय पर विभिन्न जांच एजेंसियों के छापे पड़े। हालांकि इन घटनाओं से किसानों, सहकारी समितियों और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से वे कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने नैनो यूरिया तरल और नैनो डीएपी तरल जैसे नवीन तकनीकी उक्त अत्याधुनिक उर्वरकों को लॉन्च किया। उनके और पर्यवेक्षण में इफ्को ने नीम के पौधों की 6 समुन्नत किस्में FRI इफ्को 1-6 विकसित की। उन्होंने नैनो उर्वरकों के विकास के लिए कलोल, गुजरात में नैनो बायो रिसर्च सेंटर की स्थापना की तथा बाद में और अधिक अनुसंधान व नवाचार के लिए दक्षिण भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी नैनो वेंशन प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया। उनके नेतृत्व में इफ्को ने वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान 106 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है, जो इफ्को के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। ये पूछे जाने पर कि आप इन बाधाओं के बीच अपना संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, अवस्थी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। ये सब पेशेवर जीवन के खतरे हैं। देश हो या संस्था, सुधारों को जमीन पर लाने में वक्त लगता है। अवस्थी कहते हैं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि आपने बटन दबाया और बिजली आ गई। पुरानी चीजों को समाप्त करने और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में बहुत समय लगता है। लेकिन सुधारों की प्रक्रिया से सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अवस्थी को भारत के कई राजनेताओं को बहुत करीब से जानने का अवसर मिला है। राजनेताओं के संदर्भ में अवस्थी कहते हैं, सब जगह वे एक जैसे ही होते हैं। वे सभी स्मार्ट लोग हैं, हमसे कई गुना अधिक बुद्धिमान और समझदार हैं। वैश्विक प्रतिष्ठा। गांव का वो छोटा लड़का जो अपने आकार से 2 गुने और अपनी उम्र से कई गुने बड़े श्रमिकों की रोजाना हाजिरी लिया करता था, आज वैश्विक उर्वरक उद्योग का एक जाना माना नाम है। विख्यात कृषि वैज्ञानिक RS परोदा अवस्थी के बारे में कहते हैं, ऐसे लोग सही मायने में भारत के सपूत हैं। देश के किसानों के लिए उन्होंने जो किया है वो उनकी दूरदृष्टि, असाधारण हौसले और सेवा करने की प्रबल इच्छा के कारण ही संभव हुआ है। ऐसी प्रबल इच्छाशक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आईएफए की महानिदेशक शार्लोट हेबेब्रन का कहना है कि उर्वरकों की दुनिया में लार्जर देन लाइफ व्यक्तित्व के उदाहरण बहुत कम हैं और अवस्थी निश्चित रूप से उनमें से एक है।
वे कहती हैं, आईएफए की वार्षिक बैठकों में दुनिया भर से लगभग 1400 व्यक्ति भाग लेते हैं। मैं समझती हूँ उनमें से हर कोई डॉक्टर अवस्थी से अवश्य परिचित होगा, चाहे वो किसी कंपनी, रैंक या पद का हो। मुझे नहीं पता कि उर्वरक उद्योग में किसी और व्यक्ति का ऐसा प्रभाव रहा है। उर्वरक बिरादरी में अवस्थी का नाम सभी जानते हैं। हेबेब्रांड आगे कहती हैं, दुनिया की किसी अन्य उर्वरक कंपनी को इफको जैसी मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि आप कनाडा या अमेरिका में किसी से एग्रीम या मोजेक के बारे में पूछते हैं, तो लोगों को आमतौर पर इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन यहाँ भारत में इफको को हर कोई जानता है। ये बात बहुत मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि इफको एक सहकारी संस्था है। अवस्थी ने इफको को एक छोटी सहकारी संस्था से वैश्विक कंपनी में बदल दिया है। यह न तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और न ही किसी चमक दमक वाले उद्योग का हिस्सा है, फिर भी भारत के घर घर में यह एक जाना पहचाना नाम है। इस तरह उन्होंने इफको को दुनिया के नक्शे पर स्थापित कर भारत का गौरव बढ़ाया है। उपसंहार, अवस्थी ने उर्वरक उद्योग में 50 साल से अधिक का सफर तय किया। पिछले 3 दशकों से वे उर्वरक क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको का नेतृत्व कर रहे हैं। एक लघु सहकारी उर्वरक कंपनी को उन्होंने सहकारी क्षेत्र के दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक उत्पादक और 21 सहयोगी कंपनियों के विशाल समूह में परिवर्तित कर दिया है। इफको में उन्होंने समर्थ व प्रतिभाशाली अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की एक मजबूत टीम विकसित की है जो संस्था के प्रबंधन और भावी चुनौतियों व जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव का बालक आज उर्वरक उद्योग की दुनिया का एक सम्मानित व्यक्ति है। अन्य कामयाब पेशेवरों की तरह उनका जीवन आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण है। अपने जीवन के सुख दुख, स्वप्न, संघर्ष और सफर के बारे में अवस्थी क्या सोचते हैं, उन्हीं के शब्दों में, मेरा जन्म एक गांव में हुआ था। जब मैं छोटा ही था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। इसलिए बचपन में मुझे वात्सल्य का वैसा सुख नहीं मिल पाया। मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं किसी और की छाया में जी रहा हूं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें अपनी मां दुर्गावती अवस्थी के रूप में एक समर्थ मार्गदर्शक मिला। वे एक साहसी, बुद्धिमती और दूरदर्शी महिला थीं जिसने जीवन की हर डगर पर हमें निर्भीक होकर आगे बढ़ना सिखाया। आज मैं जो भी हूं, अपनी अम्मा की वजह से हूं। उन्होंने बदलते समय के अनुसार हमें सहज रूप से तैयार किया। अम्मा यह महसूस करती थी कि मेरे अंदर बराबर एक गहरा दुख है। इस दुख का कारण कहीं न कहीं एक पुरुष प्रधान समाज में पिता की छत्रछाया के बिना जीवन बिताना था। मेरे अंदर नाराजगी की गहरी भावना थी जिसने मुझे ऐसा बना दिया। मुझे जब जब मौका मिला, मैंने आगे बढ़कर कमान संभाली और उम्र या कद की परवाह किए बिना दूसरों को भी आगे बढ़ाया। मैंने हमेशा महसूस किया कि मैं नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ हूं और मुझे आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैंने अपनी क्षमताओं को निखारना और उन पर प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन जब मैं बीएचयू पढ़ने गया, तब मुझे सही मायने में अपने देश और देश के किसानों की अहमियत का एहसास हुआ। उस समय मुझे ये 2 ऐसे कारण मिल गए थे जो एक जुनून की तरह आजीवन मेरे साथ रहे। अपना पेशेवर करियर शुरू करने के कुछ ही वर्षों के भीतर मुझे लगने लगा था कि सहकारिता ही वह मंच है जिसके जरिए मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं। अवस्थी जब महज 41 वर्ष के थे, उन्हें भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम पीपीसीएल का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सफर के दौरान मिली चुनौतियों का निर्भीकतापूर्वक सामना करते हुए कर्तव्य पथ पर वे निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। प्रबंधन की कठिन राह पर चलते हुए उन्होंने सदैव लीक से हटकर अद्यतन प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को अपनाया है। उन्होंने अपना रास्ता खुद तय किया है, कभी किसी का अनुसरण नहीं किया। उनकी उपलब्धियां इसका गवाह हैं। अवस्थी ने राजीव गांधी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक 9 प्रधानमंत्रियों के शासन के अधीन काम किया है। इस दौरान उन्हें अच्छे बुरे हर तरह के अनुभव मिले, लेकिन हर एक सरकार से उन्हें अपेक्षित सहयोग और समर्थन भी मिला। देश के किसानों और सहकारी समितियों के लिए उन्होंने अपनी पूरी क्षमता और लगन के साथ काम किया है। अवस्थी ने अपनी पेशेवर यात्रा 1967 में रासायनिक उर्वरकों के क्षेत्र से शुरू की, लेकिन 2010 में उन्हें यह महसूस हुआ कि रासायनिक उर्वरक धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसका विकल्प खोजना शुरू किया। इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने भूमि बचाओ अभियान शुरू किया, जिसमें जैविक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। लेकिन इससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। फिर अवस्थी ने कृषि में नैनो तकनीकी की उपयोगिता के बारे में सोचना शुरू किया। इस दिशा में अनुसंधान शुरू करने के लिए उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। तमाम शुरुआती अड़चनों और कठिनाइयों के बावजूद उनकी टीम ने हौसला नहीं खोया।
अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और 1 अगस्त 2021 का वह दिन आया जब इफ्को ने दुनिया के सामने दुनिया का पहला नैनो उर्वरक, नैनो यूरिया तरल, पेश किया। कुछ ही समय बाद 20 अक्टूबर 2022 को इफ्को ने नैनो डीएपी का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया। ये नैनो उर्वरक न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए क्रांतिकारी उत्पाद हैं। ये उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं, हवा और पानी पर इनका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। अपनी इस यात्रा में अवस्थी उन सहयोगियों को पाकर धन्य हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ बेहतर करने के उनके प्रयासों में उन्हें निरंतर सहयोग और समर्थन दिया। बकौल अवस्थी, मैं विशेष रूप से आर.पी. सिंह और योगेंद्र कुमार के योगदान और सहयोग के लिए उनका आभारी हूँ। लंबे समय से मेरे साथ रहे अपने निजी सचिव आर.के. चावला और परिचारक राजकुमार को उनके योगदान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर इंदु जैन के प्रति आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा। अवस्थी जनता के सीईओ हैं जो सभी को साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। किसानों के सशक्तिकरण के माध्यम से भारत को समृद्ध बनाने में वे विशेष योगदान दे रहे हैं। अवस्थी के शब्दों में, अपनी भाभी कमलेश अवस्थी से मिले स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपनी छोटी बहन रेखा को धन्यवाद देता हूँ, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे द्वारा उन्हें समय न दिए जाने के बावजूद मुझे अपना प्यार और सम्मान दिया। मेरा स्नेह और आशीर्वाद आजीवन उन सब पर बना रहेगा। मैं अपनी धर्मपत्नी रेखा अवस्थी को धन्यवाद देता हूं, जिनके शांत और संयमित व्यवहार ने मुझे कठिन समय में अपना धैर्य बनाए रखने में मदद की। मैं अपने सभी दोस्तों का भी आभारी हूं, जो मेरे दिल की धड़कनों में बसते हैं। अवस्थी का मानना है कि मंजिल तक उनका पहुंचना अभी बाकी है और इसके लिए वे अपनी ओर से प्रयास करना जारी रखेंगे। इफ्को के एमडी और सीईओ के रूप में अवस्थी अब भी अपनी पेशेवर सेवाएं दे रहे हैं और एक सक्रिय जीवन जी रहे हैं। ये पुस्तक अवस्थी के निजी और पेशेवर जीवन को लिपिबद्ध करने का एक विनम्र प्रयास है। अवस्थी के ही शब्दों में, मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है और यदि मुझे मौका मिले तो मैं इस अतुल्य देश में फिर से जन्म लेकर भारत माता की हमेशा सेवा करना चाहूंगा।